एक शादीशुदा आदमी जब देखो तब वह अपने मोबाइल से चिपका रहता था। उसकी पत्नी की जब भी उस पर नज़र पहुँचती थी, तब वह अपने मोबाइल को ही देखता रहता था। चाहे पत्नी की रात को सोकर आँख खुले तब या फिर किसी काम में बिज़ी हो तब। जब देखो तब पति के हाथ में मोबाइल रहता था और कुछ न कुछ उसमें तलाश करता रहता था। पति के इस बदलते स्वरूप को लेकर इस बदलते आदतों को लेकर पत्नी परेशान हो जाती है। आखिरकार पत्नी ने ही अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दिया। जब मौका मिलता था तब वो मोबाइल को गुपचुप तरीके से देखना शुरू कर देती हैं। आखिरकार जो उसने देखा उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक महिला के चक्कर में आ चुका है, यानी कि एक महिला से उसका अफेयर होता है। पत्नी ने जब और जासूसी करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसके पति के उस महिला के साथ काफी समय से अवैध संबंध भी बन रहे हैं। इस बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर क्लेश होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी का विवाद होता था और वह होती थी बाहर की महिला। हालांकि उस महिला को भी समझाने की तमाम कोशिशें की जाती है, लेकिन महिला नहीं मानती है। पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति भी मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन कुछ ऐसा आता है कि ये बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, जिससे कि आगे भविष्य में किसी भी तरह का विवाद ना हो। बस यहीं से एक मीटिंग जब आयोजित की जाती है, उस मीटिंग के बाद एक कत्ल हो जाता है। ना केवल एक कत्ल होता है, कुछ वक्त बीतने के बाद फिर 2 और कत्ल होते हैं और ये कत्ल ऐसे किए गए थे कि किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी, ना कोई जानकारी मिल रही थी। आखिरकार पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को कातिल तक पहुंचने में लगभग 18 से 19 दिन का समय लगता है और पुलिस ने 1-2 प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में उस कातिल का खाक छानबीन की। आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है और जो पकड़ा जाता है लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला के कासगंज का एक थाना लगता है ढोलना, और ढोलना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मारूफपुर। दरअसल मारूफपुर रोड पर रेलवे लाइन के पास में एक लाश पड़ी हुई थी। महिला की लाश बताई जाती है लगभग 35 साल के आसपास। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान, SHO ढोलना गोविंद बल्लभ शर्मा, सर्विलांस प्रभारी प्रेमपाल सिंह, साथ ही SOG प्रभारी विनय शर्मा, यह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब महिला की लाश को लेकर कब्जे में। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछा जाता है। यह जो फोटो था महिला का आसपास के जगहों पर सर्कुलेट किया जाता है, यह पता चल सके कि आखिरकार यह लाश किसकी है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन किसी ने भी आकर ना कोई दावेदारी की। जितने भी आसपास के जनपदों के थाने होते हैं, वहाँ पर गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो किसी ने वहाँ भी कोई जानकारी नहीं दी। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा, वैसे वैसे पुलिस का सर्किल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब न केवल जिला बल्कि मंडल, आसपास के जो जोन था उसके एरिया, अब आसपास के जितने भी प्रदेश लगते हैं, प्रदेशों में भी पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कहीं महिला की हत्या की गई हो, और हत्या करने के बाद इस तरह से लाश जब पुलिस तमाम कोशिश करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी लोकल टेलीविजन होता है, स्थानीय लोगों के माध्यम से, जो साधन हो सकते हैं वहाँ पर पुलिस संपर्क करती है। यहाँ पर मैसेज भिजवाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, शादीशुदा वह महिला है जिसके शरीर पर, जिनके चेहरे पर कई तरह के वार किए गए हैं, चाकू पत्थर से भी वार किया गया था, फिर उसकी हत्या की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार लगभग 17-18 दिन के बीत जाने के बाद 5 दिसंबर 2024 का वाक्या है। एक व्यक्ति जो कि उत्तराखंड प्रदेश के जिला उधम सिंह नगर का एक इलाका है रुद्रपुर, और रुद्रपुर की ही एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार को यह सूचना मिलती है उसकी बेटी कई दिनों से लापता थी। राजकुमार अपनी बेटी को लेकर आसपास थाने, आसपास के जिले, जगह जगह जहाँ जहाँ से भी सूचना मिल सकती थी वहाँ से पहुँच रहा था। वो यूपी के संभल में पहुंच जाता है। वहाँ भी कोई महिला की लाश मिलती है। जाकर उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। तभी संभल की पुलिस का पता चलता है कि आपको कासगंज भी जाना चाहिए। कासगंज में भी पुलिस को 19 नवंबर 2024 को एक लाश मिली थी, आपको वहाँ जाकर के पता करना चाहिए। जैसे उच्च अधिकारियों के पास हो जाता है, जो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान होती हैं, वह इस व्यक्ति को उस लाश के बारे फोटोग्राफ्स थे जो वहाँ से सामान मिला था दिखाया जाता है। वह कहता है कि ये तो मेरी बेटी है। उसकी बेटी का नाम होता है बबीता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। जैसे ही वो बबीता को देखता है, बबीता के उन फोटो को देखने के बाद रोने लगता है, बिलखने लगता है, क्योंकि पुलिस किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद 72 घंटे तक ही इंतजार करती है। 72 घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
यदि यह पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, या अन्य किसी धर्म का है तो अन्य धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। आखिरकार जब राजपाल राजकुमार ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब वह परेशान हो जाता है। एक ही सवाल पूछता है कि इसकी 2 बेटियां भी हैं, वो बेटी कहाँ है, क्या आपने उनकी बेटियों को देखा है? जब बात पुलिस से बेटी की आती है, इस घटना को 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था, अब बेटी कहाँ है, यही पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। एक बेटी का नाम मनन्या होता है, दूसरे का नाम अनन्या होता है। मनन्या 11 साल की होती है और अनन्या 7 साल की होती हैं। अब यहाँ पर इस महिला का जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसके संपर्क में थी। उस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक भारद्वाज, जो कि कासगंज जिले का एक थाना लगता है सहावर, और सहावर थाना क्षेत्र का एक नई बस्ती इलाका है, वहाँ का वह रहने वाला होता है। जब पुलिस को उसकी तलाश शुरू हो जाती है, जैसे ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उससे पहले उसकी एक महिला मित्र होती है, इसका नाम मुस्कान पुत्री सरफराज, शांतिपुरी कॉलोनी कासगंज यहाँ की रहने वाली महिला होती है। पुलिस ने इन दोनों को किसी भी तरकीब से तलाश किया। तलाश करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। उनसे जब पूछताछ करने वाली बात जब सामने आती है, तब पता चलता है कि जो बबीता जिसकी लाश मिली थी, जिसकी जो बेटियां भी गायब हैं, उनके बारे में भी अभी ना घर वालों को पता है ना पुलिस वालों को पता है, और इन दोनों को पता है, चाहे वह अभिषेक हो या चाहे वह अभिषेक की प्रेमिका मुस्कान हो। आखिरकार बबीता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। बबीता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिले के रुद्रपुर की वह रहने वाली होती हैं। उनकी पहली शादी 12 साल पहले एक अमरोहा के रहने वाले प्रमोद नाम के व्यक्ति से होती है। प्रमोद नाम की व्यक्ति से उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं, एक का नाम अनन्या रखा जाता है और एक का नाम मनन्या रखा जाता है। उसके बाद वो कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है और पति से किसी भी बात पर विवाद हो जाता है। हालांकि यह पहले शादी उसकी प्रेम विवाह के द्वारा हुई थी। प्रेम विवाह जो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, इसलिए वो अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद उनकी फिर दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी होने के बाद भी वो अपने पति के साथ ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती। इसके बाद बबीता ने अपने उस उत्तराखंड से सीधा दिल्ली की तरफ रुख किया। रुख करने के बाद अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली में वो रहने लगती है। वहाँ उसे काम मिल जाता है और जब काम मिलता है तो उसको अच्छी खासी इनकम भी शुरू हो जाती है। साल 2020 के आसपास की यह बात है। वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। बबीता जब एक्टिव रहती थी तब इसी एक्टिव रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात उस फेसबुक के माध्यम से अभिषेक भारद्वाज से होती है, जो कि कासगंज जिले का एक थाना सहावर लगता है। वहाँ के नई बस्ती का रहने वाला अभिषेक से बातचीत हो जाती है। बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और जब उन्हें प्यार होता है उसके बाद वो महिला कहती है उसके 2 बेटियां हैं और उसकी शादी हो चुकी थी, तलाक हो चुका था, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तभी शादी करेंगे। अभिषेक कहता है मुझे कोई एतराज नहीं है, और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद इनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 1-2 साल बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन इस बीच में अभिषेक को अपने ही इलाके के जिला कासगंज की रहने वाली मुस्कान नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वह उसकी मोहब्बत के चक्कर में आता है और प्यार होता है उसके साथ। वह अवैध शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद वह एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं और वह अपनी पत्नी से दूर रहने लगता है। जब पत्नी बबीता को इस बात की पता चलता है तो बार बार वह अभिषेक को समझाया करती थी कि तुम्हारा ध्यान घर में कम और बाहर ज़्यादा लगता है। हालांकि इस बीच में बबीता ने जो पैसे कमाए थे, पैसे कमाने के बाद उसको जो ब्रिज कार भी गिफ्ट करी थी, लेकिन कार गिफ्ट करने के बाद भी उसको बहुत सारी सुविधाएं का ध्यान रखने के बावजूद भी अभिषेक अपनी आदतों से मजबूर हो रहा था और वो लगातार मुस्कान की तरफ आकर्षित हो रहा था। इसी बात को देखते हुए एक दिन इन पति पत्नी में ज्यादा विवाद हो जाता है। तब वो कहती है कि तुम मुझसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाओ या फिर उससे पूरी तरह से अलग हो जाओ। जब ये बात आती है तो मुस्कान कहती है क्यों ना हम एक बार मीटिंग कर ले, बातचीत कर ले, और बातचीत करने के बाद जो मसले का हल होगा हल निकालते हैं। अब यहाँ 18 नवंबर 2024 को दिल्ली से बबीता को सीधा बुलाया जाता है सहावर, जो कि कासगंज जिले का जिला है, वहाँ बुलाया जाता है। वो अपने दोनों बेटियों के साथ अनन्या और मनन्या के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर सीधा मारूफपुर गाँव पहुँचते हैं और मारूफपुर गांव जाने से पहले वो उन दोनों बेटी जो होती हैं वो किसी परिचित के यहाँ मुस्कान छुड़वा देती हैं। उनका तुम वहाँ पर ख्याल रखना, हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। जैसे तीनों यानी अभिषेक, बबीता और मुस्कान तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में मौका पाते हैं और कोई भारी वस्तु इस बबीता के सर में मार दी जाती है। और जब सर में मार दी जाती है दोनों मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो पूरी तरह से मर जाती है उसके लाश को उठा करके मारूपुर गाँव में के पास में ही सर्विस रोड होता है, वहीं पर एक रेलवे स्टेशन या रेलवे की लाइन होती है। उसके बाद
बराबर में डाल देते हैं। अगले ही दिन 19 नवंबर को ये लाश मिल जाती है और उसके बाद पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। दोनों बेटियों को घुमाने के बहाने की आवाज में सैर कराते हैं। सैर कराने के बहाने वो ले जाते हैं और उसके बाद बारी बारी से दोनों का गला घोंटते हैं। गला घोंट कर दोनों की हत्या कर देते हैं। लड़कियों की हत्या करने के बाद एक बेटी को सहावर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं और दूसरी बेटी को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं। पुलिस वालों ने इन दोनों मुस्कान और अभिषेक की इस जो बताए गए रास्ते के आधार पर जब पुलिस पहुंचती है तो दोनों लड़कियों के कंकाल मिल जाते हैं। किसी का सर का हिस्सा मिलता है तो किसी के हाथ का हिस्सा मिलता है। दोनों ही अलग अलग जगहों से लड़कियों की जो कंकाल थे वो मिल जाते हैं। जब इस बात का लड़की के नाना को पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका ने दोनों एक दूसरे के चाहने के लिए एक दो नहीं 3 कत्ल कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कत्ल करने वाला कोई ना कोई या अपराध करने वाला कोई ना कोई सुराग जरूर अपने पीछे छोड़ जाता है। यहाँ पर जो गलती कर रहे थे उन्हें किसी की जान ली थी और वैसे भी कभी कभी कातिल बचता नहीं है। कहते हैं कि कातिल की मौत भी कातिल होती है। आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जो मेडिकल वगैरह होते हैं कोर्ट में पेश करने के बाद इनको जेल भेज देती है। पुलिस की कोशिश है कि इनको कम से कम समय में इनके खिलाफ जो चार्जशीट लगाए जाए और उसके बाद कोर्ट पहुंचाया जाए और कोर्ट से अपील की जाए कि इन्हें कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा मिल सके ताकि समाज को यह मैसेज जा सके बुरे काम करने वालों का पूरा नतीजा होता है। जैसे वह मुस्कान के चक्कर में आता है, उसके बाद वह अपने पत्नी की न केवल पत्नी की बल्कि अपने सौतेले बेटियों की हत्या करके मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपका जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से कासगंज की इस पुलिस ने पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से काम किया, भले ही वक्त लगा 18-19 दिन का, लेकिन कातिलों को गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया। वैसे ही पुलिस को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसी ऐसे काम करने से लोगों के पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, साथ ही अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा। पंजाब लुधियाना के रहने वाले